तो देखिए, अपन ने देखा पिछली क्लास में दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन समझ में आ गया था। दूरी हमेशा बड़ी और बराबर रहेगी काय से? विस्थापन से। फिर देखा हमने किसको? चाल और वेग को, स्पीड और वेलोसिटी को। यहाँ चाल हमेशा वेग से बड़ी और बराबर रहेगी, समझ में आ गया था। स्केलर है कि वेक्टर है, ये भी समझ में आ गया था। सदिश समझ में आ गए थे, मात्रक समझाती है, तो सब समझ में आ गए थे कि नहीं? हाँ या ना? अब देखते हैं त्वरण। तो देखो, आप इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसे ध्यान से देखो। देखो, एक कार है, क्या है? एक कार और एक बस है, ठीक है। ये दोनों अभी है यही, रखिए, मतलब T0 पर। T0 का मतलब है कि अभी प्रारंभ नहीं हुई है। समय जीरो कभी नहीं होता लालो। समय कभी जीरो हो जाए तो ये समझो ब्रह्मांड खत्म है। तो समय कभी जीरो हो नहीं सकता है। जीरो का मतलब यहाँ है प्रारंभ होना। क्या प्रारंभ होता है? जब आप गाड़ी चालू करते हैं तो स्पीड कितनी होती है? जीरो होती है, मतलब वेग क्या होता है? जीरो। ऐसे ही बस भी चालू करी तो उस समय उसका वेग कितना है? जीरो। कुछ समय बाद इसकी स्पीड, मतलब इसका वेग हो जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 70। वही बस का कुछ समय बाद इसका वेलोसिटी हो जाती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने कार भी देखी है, बस भी देखी है, देखी होंगी आपने। आप मुझे बताओ, कार जितने समय में 70 पे आ रही है, जितने समय में कार 0 से 70 पे आ रही है और बस 0 से 70 पे आ रही है, क्या दोनों एक ही, मतलब जितना समय कार ले रही है 0 से 80 होने में, क्या बस उतना ही समय लेती है? क्या कार की स्पीड 0 से 80 होने में कम समय लगता है अपेक्षा बस के? बस 80 की स्पीड थोड़े समय बाद पकड़ेगी कि नहीं? हाँ या ना? ये 0 से 80 है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, डिफरेंस इनटू, या डिफरेंस इन वेलोसिटी। यहां भी वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? ये वेग में परिवर्तन देखिए काय पे हुआ? समय लग रहा है h और h मतलब घंटे, मतलब समय। हाँ या ना? तो वेग में परिवर्तन कुछ समय में हुआ, वेग में परिवर्तन कुछ समय में हुआ। यहां समय कम लगा और यहां समय ज्यादा लगा। हाँ या ना? तो वेग में परिवर्तन जो होता है जितने समय में, इसी को कहते हैं क्या? त्वरण। इसी को कहते हैं क्या? अब जिसमें वेग में परिवर्तन जितने जल्दी हो जाता है उसका त्वरण उतना ज्यादा हो जाता है। जैसे कार 70 तक स्पीड पहुंचने में कम समय लेगी अपेक्षा बस के, तो इसका एक्सीलरेशन, इसका त्वरण ज्यादा हुआ, मतलब इसका पिकअप ज्यादा हुआ। कल बताया था ना, त्वरण को हमने किससे नापा था? पिकअप से कहा था कि नहीं? हाँ है ना? इधर रेस पे पैर रखा नहीं है उतने वहां स्पीड पकड़ी नहीं है, मतलब उसका पिकअप अच्छा है। इधर रेस पे धरो नहीं होते वहां धुआं दे के बंद भाई नहीं है, मतलब आपको पिकअप बहुत ही कम है। समझ में आया ना? भाई एक्सीलेटर दिया और गाड़ी बंद पड़ गई, मतलब पिकअप नहीं है। रेस दी नहीं है कि गाड़ी आगे खड़ी हो गई और चल रही भयंकर, मतलब पिकअप, मतलब त्वरण। बात समझ में आई? तो त्वरण की परिभाषा बना सकते हैं ना, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को। बन गई परिभाषा? तो मतलब त्वरण बराबर क्या हुआ? त्वरण, इसे स्मॉल a से डिफाइन करते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय। देख सकते हैं a बराबर डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
परिभाषा लिखो उसकी। परिभाषा क्या लिखेंगे पर देखो, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को, इकाई समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। डिफरेंस इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ए बराबर, इसे ऐसे भी ले सकते हैं dv अपॉन टी, डी का मतलब डिफरेंस है। लिख लिया इतना, नीचे लिखना है, यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेग कैसा है, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर है। तो त्वरण में वेग आ रहा है तो वेग त्वरण भी कैसा हुआ, तो लिख सकते हैं आप सदिश राशि है। लिख लिया, अब इसका मात्रक लिखो, यूनिट। देखो वेग का मात्रक तो पता ही है, वेग मतलब चाल, मतलब स्पीड, मतलब वेलोसिटी, उसका मात्रक हमने, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो देखो वेग में परिवर्तन का तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ओ हाँ, और इधर देखो नीचे क्या लिख रहा है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, इसलिए इसका क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया। लिख लिया सबने, मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, अब 1 मिनट और देखो। तो मात्रक निकाला हमने इसका क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकाला। अब इसकी हम विमा निकालते हैं, डायमेंशन। नाम तो सुना होगा विमा, एमकेएस पद्धति में होता है, काय में, एमकेएस पद्धति। अब आपने देखो 3 चीजें होती है हमारे पास। सबसे पहले होती है लंबाई, क्या होती है, लंबाई। फिर होता है द्रव्यमान, क्या होता है, और फिर होता है क्या, समय। ये होती है लेंथ, ये होता है मास, और ये होता है क्या, टाइम।
पहले देख लेना, फिर बाद में लिखते रहना। लंबाई MKS पद्धति में, MKS सिस्टम में देखा है, काय में MKS होता है, CGS होता है, APS होता है, ये बताए थे। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, सब जानते हैं क्या होता है। द्रव्यमान मास क्या होता है? किलोग्राम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। यही होता है कि नहीं? मतलब कि विमा देखते हैं, विमा किस किस की देखते हैं? MLT की। किस किस की देखते हैं? M, L और T। मास, लेंथ, टाइम, इनकी देखते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ या ना? अब देखो इधर, यह मीटर दिया है, मीटर को काय में नापते हैं? लेंथ में। मीटर को क्या कहते हैं? लेंथ। ये देखो, मीटर को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं? सेकंड। सेकंड को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। ओ हाँ, कोई दिक्कत है यहां तक? इसमें क्या कोई मास दिया है? कोई वेट दिया है क्या? वेट नहीं दिया, तो मतलब M नहीं दिया, हाँ या ना? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, आपको पता है 1/x क्या होता है? x की पावर -1 होता है कि नहीं? पढ़ा है मैथ में? तो इसे हम लिखते हैं मीटर इंटू बटे में सेकंड लिख रहा है ना, तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड का -2। यही होगा कि नहीं होगा? बताओ। यही लिखेंगे कि नहीं? लाल समझ में आ रहा है? और नहीं आ रहा तो ऐसे लिख देते हैं, कम समझ में आ रहा हो। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। कोई दिक्कत? आप मुझे बताओ, मीटर को काय में नापते हैं? मीटर को क्या कहते हैं? लेंथ, हाँ या ना? मतलब लेंथ को मीटर में नापते हैं, और टाइम को काय में? या मीटर की पावर कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। यह सेकंड की पावर -2 है तो T की पावर, और यह मास दिया है क्या? नहीं दिया है तो 0। बस ये बेमा बन गई। बनाना आ गया भाई? जो पावर लगी थी वही पावर लगाई है कि नहीं? इसलिए डायमेंशन हो गया ये। लिख पाए? समझ में आ पाया? अगर आपको इनके यूनिट याद है तो डायमेंशन याद करने में, याद ही नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप निकल जाएंगे। और अगर आपको यूनिट याद नहीं है तो फिर सब दिक्कतें हैं। समझ में आ गया? आओ अब नेक्स्ट देखते हैं। मोमेंटम, संवेग। को समझ में आ रहा हो नहीं? सिंगल आंसर देना है अब आपको, ठीक है ना? कौन जा रहा है?
कितनी स्पीड में जा रहा है? ज्यादा के कम? क्या जो मर गओ? कहा ना मर पाओ, स्पीड कम थी, इसलिए वहां पे टकरावे से पहले ट्रक रुक गया। हाँ कि ना? ट्रक आ गया। आज ट्रक चालक पी के चला रहा है। क्या करके? अब बताओ कब आओगे वो? निपट गाओ कहीं निपट गाओ वो क्या हुआ होगा? मर गया होगा? हाँ या ना? आओ। लाल है अपना, लाल लाल की तरफ जा रहा है। टकरा गया, मर गया होगा? अब लाल लाल पी हुए, ठीक है ना? अब जा रहा है, ठीक है ना? लाल क्या पिए है? कुछ हो रहा है? इधर देखे, टकरा गया, मर गया होगा? तो गिर गया होगा। क्या हो गया होगा? तो यहां बताया आपने गिर गया होगा। जब ऐसा ही कुछ ये ट्रक कर रहा है तब आप बोल रहे थे मर गया होगा। ऐसी तो बधी बातें क्यों कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आ पा रहा मुझे। आप बस इस चीज का आंसर दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि जब ट्रक इतनी स्पीड से जा रहा था, एकदम टकराया तो आपने कहा निपट गओ, और जब व्यक्ति गया स्पीड में तो आपने कहा गिर गओ। ऐसी दो बती बातें क्यों? घटना तो एक ही प्रकार की हुई है। अरे कौन है क्लास से भागने के लिए तैयार है? बताएं। घटना तो देखने में एक जैसी हुई कि नहीं? पर एक में कहा मर गया और एक में कहा गिर गया। घटना जब एक ही है तो परिणाम भी एक ही निकलना था। ऐसा क्यों नहीं निकला? मुझे नहीं लगता है तुम्हें फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है। तुम्हें आम जिंदगी में जो सोचते हो वो कहने की जरूरत है। अब बताएं। ट्रक बड़ा है तो मतलब मैं इस इंसान को छोटा कर दूं, उसे इतना ही बड़ा रहने दूं, तो जो टकराए हो तो जो मर जाए। तुमने तो कहा कि ट्रक बड़ा था इसलिए मर गया, व्यक्ति उसकी अपेक्षा छोटा था इसलिए नहीं मर पाया। अच्छा, इतना ट्रक व्यक्ति की स्पीड में दौड़ ही नहीं सकता कहीं। अब ट्रक व्यक्ति की स्पीड में दौड़े हो कैसे है? अब आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं। मान के चलो कि ट्रक की स्पीड रही होगी कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा में दौड़ सकता है कि नहीं? इतने तो दौड़ ही लेता है। हाँ या ना? आज तो ठीक है, ठीक है। अब जो ट्रक आओ तो जहां आवे से पहले तनक टकरा पाओ, रोक लाओ आने के बाद तन कहीं लगी या लगा ही नहीं पाई, लेकिन अगली बेर में लाल आओ, लाल लेके और चलो जाइए स्पीड में, पर रोको ना, निपट गओ। ये आया पहले टहलते हुए आया और खड़ो हो गओ जहां, तो तनक वहां में हल्पा आओ कोई आ गओ। अगली बेर में 10 की स्पीड से आया और जा पे भिड़ गओ, का जो मर जे गिर जे बस। अब तो ठीक है, चाल समान कर दी दोनों बार, एक बार अपन ने उतनी और एक बार 10। ऐसी घटना क्यों हो पाई? अच्छा, हाँ, किसका? मैंने स्पीड तो दोनों में सेम कर दी।
देखो यार, आप प्रत्येक व्यक्ति अगर बोले इस चीज को समझे तो मजा आए फिजिक्स पढ़ाने में। आप बोले नहीं पा रहे, ये आम जिंदगी की घटना है, तो कैसे मजा आएगा? बताइए, ये व्यक्ति मर गया ट्रक से, लेकिन गिर गया व्यक्ति से, घटना एक ही हुई, स्पीड एक ही थी, पर परिणाम अलग अलग क्यों निकले? कौन कौन बता पाएगा? ऐसा हाथ ऊपर कर ले। तुम नहीं बता पा रही? इनके साथ ये घटना करनी पड़ेगी जी, अगले जन्म में जाके इसका आंसर दे पाएंगे। इतने अपना दुर्गेश आंसर नहीं दे पा रहा हूं। नहीं आओ दुर्गेश, समझ में बात समझ में ही नहीं आपका होगा कोई जो। तू तो भागवे तैयार है तो क्लास से, कितने तू आगे आओ, घटना को प्रैक्टिकली किया जाए। आओ जहां जहां हो जाओ, जहां खड़े हो जाओ। आओ राजन अरे राजा जाओ आओ। आओ जाओ। देख लाल, तो लाल है, ये खतरे को निशान है, ठीक है ना? तू ऐसे हो जा, गिर ना जाए, जो ध्यान रखना बने। इतना जा, तू जा, देख, तू इधर देख, बस हाथ लगा दे, आराम से लगाने तनक धक्का दे दे, तनक तनक। क्या गिर पाओ तू? नहीं खाए, थोड़ा धक्का दाओ तो, थोड़ा धक्का दाओ तो, कहीं थोड़ा धक्का का होता है। एक बार और भैया देख रहा है तो बदला ले रहा है। कर भैया, पकड़ तो रही है यार। देख रहे हैं आप, भैया है, बैठ जा तू, मत जा, तो सब समझ में आ जाए आप। यहां पर मास ब्रह्मांड समान मान लिया था एक ही व्यक्ति था, पर यहां स्पीड अलग अलग हो रही थी नहीं। एक स्पीड में भैया कह रहा थोड़ा धक्का दिया, एक में दांत टूट भी रहे थे, हम ना होते तो टूट ही गए थे, आया ना? तो ये अंतर कहां से आया? उसकी वेलोसिटी से आया कि नहीं? एक बार कम स्पीड से दिया, एक बार ज्यादा स्पीड से दिया। समझ में आया तुझे भैया? यहां हमने दूसरा किया, यहां हमने उसके वेट को, उसके मास को, उसके द्रव्यमान को क्या मान लिया? समान मान लिया, पर उसकी नहीं, सॉरी, उसकी वेलोसिटी को समान मान लिया, वेग को समान मान लिया, पर यहां पर हमने उसके मास मतलब द्रव्यमान को अलग अलग मान लिया। यहां प्रैक्टिकल करवाया तो क्या मास को समान मान लिया, हाँ या ना? दोनों बार व्यक्ति एक ही था ना, मास रेस अलग अलग मान ली। यहां क्या मान लिया? रेस समान, द्रव्यमान अलग अलग, तो बात तो एक ही हुई ना। तो घटना तो दोनों में एक ही तरह की घट रही है कि नहीं? एक बार कम, एक बार ज्यादा। यहां भी एक बार मरा और एक बार गिरा, हाँ कि ना? तो यहां आपने देखा तो यहां अंतर कहां से आ रहा था? उसकी स्पीड से, और यहां अंतर आ रहा है उसके कहां से? द्रव्यमान से। कहां से? हाँ या ना? मतलब आप समझ गए ना? कोई घटना जब घट रही है, कोई चीज टकरा रही है, तो उसमें अंतर पड़ रहा होता है उसकी स्पीड और उसके द्रव्यमान का। काय का? स्पीड और इतना तो सब जानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आपका हाथ है, ठीक है ना? पड़ोसी में आप आराम से देंगे, जब वजन तो है 2.5 किलो का हाथ है, हाँ है ना? बगल में देंगे आप आराम से, तो कुछ दिक्कत नहीं, वो कहेगा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा दोस्त है। एक बार ऐसा है कि वो दुश्मन है कि दोस्त है, डाउट होगा कि नहीं होगा? अंदर काय का पड़ा? स्पीड का और द्रव्यमान का पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ या ना? समझ में आया ना? और आप जानते हैं इसी ट्रक में द्रव्यमान है और इसी ट्रक में वेग है, दो ही चीजें हैं कि नहीं? आप सुनना ध्यान से, दो ही चीज है कि नहीं है इसमें? ये ट्रक आपको दिख रहा है, इसमें क्या है? ये द्रव्यमान, इसका मास,
और साथ में अब ये चला तो इसका वेग हो गया, दोनों साथ में जा रहे हैं और ये दोनों जहाज टकराएंगे, मतलब ये हुआ इनका इंटू इंटू ही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? मतलब ये हुआ कि अगर मैं द्रव्यमान को और वेग को इंटू कर दूं तो इस संवेग में परिवर्तन हो जाते हैं, मोमेंटम में परिवर्तन हो जाते हैं। काय में? मोमेंटम में। समझ में आया ना? देखो समवेग, हिंदी का शब्द देखना, समवेग, वेग के साथ सा लिख रहा है, मतलब वेग काय के साथ है? किसी के साथ है। वो साथ कौन है? उसका खुद का द्रव्यमान। भाई वेग किस में होगा? कोई ना कोई वस्तु में होगा, और उस वस्तु में उसका और क्या होगा? मास भी होगा ना। तो वेग अगर किसी मास के साथ है तो काय में बदल जाता है? वो संवेग में बदल जाता है। पल्ले पड़ा कुछ? समझ में आया कि नहीं? इसको स्मॉल p द्वारा डिफाइन किया जाता है। का द्वारा? स्मॉल p द्वारा डिफाइन किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। ये बन गया। समझ में आया? परिभाषा क्या लिखेंगे? वस्तु के द्रव्यमान, देखो वस्तु के द्रव्यमान, ले जाग सिंह बैठ जा, पढ़ ले। वस्तु के द्रव्यमान मतलब मास, वस्तु के द्रव्यमान मतलब मास, और वेग मतलब वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहते हैं। The product of mass and velocity is called momentum। तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, स्मॉल p द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल p से डिफाइन किया जाता है। लिख पाएगा? मात्रक लिखो इसका। देखिए इधर ध्यान से, m मतलब मास, मास को काय में नापते हैं? काय में? केजी में। फिर इंटू का साइन लग रहा है तो इंटू लगा दिया। वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी मात्रक बन गए। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। हाँ या ना? अगर इसकी विमा लिखें अपन, डायमेंशन लिखें इसका, एम एल टी लगता है, एम एल टी। यहां एम का मतलब, एल का मतलब और टी का मतलब टाइम। मास, मास को काय में नापते हैं? काय में? या केजी की पावर कितनी है? कछु नहीं हो तो कहो है बन, तो बन। लेंथ, लेंथ को काय में नापते हैं? मीटर में। मीटर की क्या है पावर? मीटर की पावर तो बन। टी मतलब समय, समय को काय में नापते हैं? सेकंड में। सेकंड की पावर क्या है? तो -1। चलो संवेग से हम ये समझे
कि द्रव्यमान को, किसको, अगर वेग के साथ, अगर द्रव्यमान में वेग जोड़ दिया जाए तो वो संवेग में बदल जाता है। मास इनटू वेलोसिटी लिखा है कि नहीं? अगर तुम जो बैठे हो, तुम्हें उठा के फेंक दो जाए तो तुम काय में बदल जाओगे? संवेग में। काय में बदल जाओगे? यही बताया था कि नहीं? तुम्हें ऐसे उठाओ तो तुम में द्रव्यमान है, उठा के ऐसे उलीच दो, तुम काय में बदल गए? संवेग में बदल गए कि नहीं बदल गए? तो किसी भी वजन वाली वस्तु में जिसमें कोई द्रव्यमान है, उसमें गति पैदा कर दिया जाए तो काय में बदल जाती है? मोमेंटम या संवेग में। कुछ ऐसा ही कुछ बताया होगा मैंने, हाँ या ना? और इसका असर ट्रक और आदमी के हिसाब से बताया था मैंने कि नहीं बताया था? जब हमसे ट्रक टकराता है मर जाती है, जब हमसे बॉल टकराती है बॉल दूर भग जाती है, तब नहीं मरते हम। अगर मान लेके चलो एक व्यक्ति आया और माने हमसे ऐसी धक्का दो, तनक तनक धक्का, तो कुछ नहीं होगा, दो दांत टूट सकते हैं, या मान के चलो समझ गए तो बस। लेकिन दे गई धक्का अगर ट्रक न दे दो तो आप जानते अगले जन्म में ही ट्रक ही देखने आएंगे। था वो कौन सा? घटना एक हुई, घटना एक हुई, स्पीड भी सेम रही, लेकिन परिणाम अलग अलग निकले। असर काय का निकला? ये उसके द्रव्यमान का। काय का? दोबारा से अगर एक ने बॉल फेंक के दी अपन में बड़े आराम से, ऐसा है, हमने बात क्या कर रहा हूं मजाक, भाई बॉल दोबारा से दईवा ने फेंक के, तो फिर वो हमसे अस्पताल में मिल भी आओ। क्या यहाँ पे द्रव्यमान सेम था? बॉल तो एक ही है थी। अरे मूर्खों, कान खोल और दिमाग खोल के सुनो, हमारी बातें कर रहे हैं हम। बॉल एक ही है, एक बेर दई माने आराम से और एक बेर दई फेंक के, बॉल तो भाई है कि ना? तो जवाब द्रव्यमान का बदल गया भाई साहब, कहाँ द्रव्यमान बदल गया? क्या बदला यहाँ? वेलोसिटी, वेग बदला कि नहीं? कहो हाँ पहले। तो परिणाम अलग अलग निकले कि नहीं? काय के आधार पर? वेलोसिटी के आधार पर, वेग के आधार पर। पहली बार जब परिणाम निकले तो द्रव्यमान के आधार पर, दूसरी बार परिणाम निकले तो वेग के आधार पर। तो यही तो संवेग बताया हमने। जब द्रव्यमान में वेग जोड़ दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, तो काय में परिवर्तन आ जाता है? संवेग। यही बताए थे, समझ में आ गया था? देख समझ में कहाँ रही तुम्हें, बस लिख रहे हो, हाँ सर पढ़ा रहे हो तुम, समझो अच्छे से, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताएं, द्रव्यमान की चर्चा कर रहे हैं, क्या आप में द्रव्यमान है? आप में वेट है कि द्रव्यमान है? जब बताओ, भार है कि द्रव्यमान है? भार नहीं है। नप तो का नप तो तुम अपने यहाँ पे नाप भी जातो के मुंह में कितनो भार है, तो भार कह के जातो, द्रव्यमान कह के कब जातो? तो आप में का है? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो कहीं ध्यान चुक गया ना, काम ही खत्म हो जाता है इसमें। मैथ से ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है इसमें, क्यों? मैथ तो क्या है कि इक्वेशन है, सॉल्व कर रहे हैं तो कर ही लेंगे, नहीं भी देख पाई तो पता है प्लस होने हैं। फिजिक्स इसमें इक्वेशन प्लस भाषा दोनों है, इक्वेशन लिखी जाती है और भाषा बोली जाती है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान फिजिक्स में केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए और शब्दों पर, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं है, इसलिए तो तुम्हें याद नहीं है कछु। हाँ तो कहाँ थे अपन? द्रव्यमान पे। तो आप में कहाँ है? मैं, तुम बताओगे, तुम में कब भर रहा है? हंस दाओ, महास भर रहा है भयंकर। ब्लड है कि नहीं है? है। इन्हें मिला के कब बने वो? मयंक बना है। मयंक में क्या है? इन सबको मिलाकर क्या है? एक भार के द्रव्यमान, मास के वेट, मास और वेट। वेट है कि नहीं है? तुम जब बता, अरे शर्मा का आ रहा है, जैसा पूछ ले तुम का अभिषेक, तुम वेट है का? देखिए वो कह रहा है बिल्कुल, तूने हाँ कहा, फिर तो मैं मास है, वही है। अंतर क्या है? अंतर और बता दे, बस मैं जीत गया फिर, बताइए।
क्या ये पता है तुझे? अरे यार कौन ही पढ़ा रहे हैं, अपन मजाक कर रहे हैं यार, तू मजाक ही ना करूंगा तेरे संग, कर ले कर लो। कैसी बातें कर रहा है यार, फिजिक्स पढ़ाई धोरी जाती है, फिजिक्स समझी जाती है। तेरी भाषा तेरे से पूछा है कि तुम्हें द्रव्यमान है कि वेट है, मास है कि वेट है, तू कह रहा दो ही है, तो दोनों में अंतर पूछ लिया अपन ने, क्या दिक्कत है? तो आप सबको मैंने पिछली क्लास में बताया था, भाई सब शायद एब्सेंट होंगे, पता नहीं है, मैंने पिछली क्लास में बताया था मास वेट में बदल जाता है अगर उसमें जी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। काय का मल्टीप्लाई? जी का। समझ में आया? जी मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का। जब आपको एम में काय का मल्टीप्लाई कर दे जी का, तो ये बदल जाता है काय के बराबर वेट। समझ में आ गया? तो अपन में दो ही चीज है कि नहीं है, हाँ या ना? ये एम, ये अपने अंदर भरा हुआ है क्या? मांस, खून, नसें, हड्डी, इन सबको मिलाकर अपने अंदर बन गया क्या? द्रव्यमान। जैसे ही उसमें माता का प्रेम लग गया, धरती माता का प्रेम है जी, क्या है? प्रेम, तो बन जाता है क्या? वेट। कोई दिक्कत? अब इधर सुनो, तो ये परिभाषा हो गई काय की। सुनना, द्रव्यमान की परिभाषा बनी कैसे थी, सुनना ध्यान से। आज तुम्हें उत्पत्ति समझा रहे हैं द्रव्यमान की। हमें द्रव्यमान है, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या? द्रव्यमान मतलब मास, इसका मात्रक होता है केजी। क्या होता है? लेकिन हमने इसे डिफाइन कैसे किया कि 1 किलो जो हम कह देते हैं 1 किलो, वो 1 किलो डिफाइन कैसे किया वैज्ञानिकों ने? तो सुनना ध्यान से, प्लेटिनम क्या प्लस इरिडियम, दो धातु हैं ये। कितनी धातु है? दो। इसका अगर मैं 90% ले लूं और इसका अगर मैं 10% ले लूं, और इन दोनों को मिला के एक मिश्र धातु बन जाएगी, एलॉय बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? इस मिश्र धातु के एक निश्चित द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा गया है। क्या कहा मैंने? तो द्रव्यमान की परिभाषा ऐसे बनी, वैज्ञानिकों ने लैब में बनाई। कैसे? कि प्लेटिनम धातु ली और इरिडियम धातु ली, इसका 90%, इसका 10% मिला के एक निश्चित पदार्थ बनाया, एक पदार्थ बनाया और उसका एक निश्चित द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कह दिया कि अब इसके बराबर जो भी होगा वो 1 किलोग्राम माना जाएगा। लेकिन ये परिभाषा जो बनी, ये परिभाषा ही बनी ना, ये परिभाषा डिपेंड करती है जी पर, गुरुत्वाकर्षण पर। काय पर? गुरुत्वाकर्षण पर। लेकिन ये धातु बन तो गई, ये धातु बन तो गई, लेकिन अंतर क्या देखा गया? सुनना ध्यान से आप, क्या अगर किसी धातु को या चाहे मिश्र धातु को खुला छोड़ दिया जाए या रख दिया जाए, तो उसमें बाष्पीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, क्षरण चालू हो जाता है, धूप से, हवा से, हाँ या ना? और जी का मान हर जगह पे अलग अलग रहता है, आप जानते हैं, बताया आपको। आप जानते हैं कि जी का मान भूमध्य रेखा पे अलग है, ध्रुवों पर अलग है, और इधर नीचे वाले ध्रुव पर जाएंगे तो अलग अलग चला जाता है कि नहीं? तो जी का मान बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान का मान भी बदल रहा है। और ऐसे बदले मान को आप जानते हैं कि कैसे करेंगे? अब हम पे तो फर्क नहीं पड़ता, सब्जी ले जाओ 1 किलो क्यों, सो 2 जान चढ़ा देता, वो चढ़ा देते कि नहीं? कहीं ऊपर से चला जाता है ना, 1 किलो की जगह 1.001 हो जाए, 1.1 हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं? लेकिन आप बताओ सोने में ऐसा हो जाए कहूं, मजा आ जाए? 1 ग्राम दे, हाउ ले लो, भर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1.5 ग्राम भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम जानते हो कि ऊपर नीचे अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वहां तो अंदर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये जो वजन जो हम बात कर रहे हैं, अपने खुद के वजन की बात नहीं चलते। कोई में 78 वजन पाओ तो वो 75 कह देते, ज्यादा करके नहीं बताएं, 75 है मुझ में, 75। तो 2-3 किलो का फर्क ऐसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेना ही देना नहीं है, हाँ। जिसमें बहुत ही कम है, शर्म के मारे कह नहीं पा रहा हूँ, मान लो 40 किलो का कित फिर रहा है,
अब आए तो जब टिड्डी कांगे ना नहीं तो का खेत फिर रहा हो। हाँ यहाँ को ना 55 किलो अपन में है ना। बाहर भजन की दो भी भाषा है, ज्यादा होगा तो का कांगे तो भी बात शर्म है, वो कम होगा तो भी शर्म है, मीडियम बना रहा है तो ठीक ठाक है कि नहीं है। हाँ है ना। तो बताओ अपने ऊपर जो इतने किलो किलो ऊपर फर्क कर देते, जहाँ फर्क ही नहीं पड़े। लेकिन सोना लैब में कोई टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पे फर्क पड़ जाएगा कि नहीं। हाँ है ना। और ये फर्क पड़ रहा है जी के कारण से और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण, तो फिर तो आप बताइए नाप भी कितने चले जाए फिर। इस कारण से मई 2019 में ब्रह्मांड की नई परिभाषा बनी और भारत ने इसे मई 2019 में अपनाया है। और इसी के साथ अभी तक 60+ देशों ने इस नई परिभाषा को अपना लिया है। तो आपका क्वेश्चन यहीं से होगा, ये करंट बन गई आपकी, कि वर्तमान में ब्रह्मांड की परिभाषा किसके आधार पर दी जाती है। अब बताओ सब। पहले परिभाषा दी जाती थी काय के आधार पर? गुरुत्वाकर्षण के आधार पर। काय के आधार पर? परिभाषा किसके आधार पर दी जाती है बताएं। बताओ, तुम्हें यही रख लो ना पहले चैप्टर में, यूनिट चल रही है ना, पहला मात्रक है ना पहले चैप्टर का नाम, यही में धरे हो गए तुम। और जाए तुम कह सर मात्रक से पढ़ी जाता है, रटवे वाली चीज है। बताएं। साइंस वाले बैठे हैं बहुत सारे स्टूडेंट साइंस के पेपर भी दे के आए हैं अभी, और अभी बीएससी में एसी पेपर भी दे रहे हैं भयंकर। थोड़ा समझाएं। मेरे गरीब छात्रों फिजिक्स के, आओ तुम्हें अमीर बना दें। सुने, एक तो भैया शर्म रहो, एक तो यार पता नहीं प्रश्न पूछ के कहा तू यार सर में मत यार, पूछ रहा तो पूछ लेंगे यार, नहीं पूछेंगे आज के बाद। सुने नई परिभाषा जो आई वो आई मई 19। भारत ने ब्रह्मांड की नई परिभाषा को अपनाया। देखो अगर लिखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, समझोगे तो मजा मजा है भयंकर। क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि समझना चाहिए? समझ लो ना प्रिय छात्रों, वीडियो बन रही है, अब मिल जाएगी आपको, हमें से लिखना तो याद हो जाएगा। नहीं हमें पता है, जहाँ लिखोगे घर जाकर किताब फेंकोगे। यदि सबसे अच्छा क्या है समझना, जब लिखी हुई क्या है तो बढ़ जाइयो, अबे तो समझो कम से कम। आओ, नई परिभाषा निर्भर करती है प्लांक नियतांक पर। काय पर? प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक, या नंबर 1 है प्लांक नियतांक, इस पर। प्लांक कांस्टेंट जो है, अब नाम सुन के आए हो फिजिक्स में तो अच्छा है, समझ में आया कि नहीं? इस पर निर्भर करती है। काय पर? प्लांक नियतांक। अभी हम पढ़ रहे थे प्लेटिनम और इरिडियम पर, यहां आ गया क्या? प्लांक नियतांक। क्लियर है? दूसरे नंबर पे भांति जाता है गुरुत्वाकर्षण। अब यहां क्या है? विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्यों लगाया गया है यहां पर? सुनना भाई सब ध्यान से, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल निर्भर करता है काय पर? द्रव्यमान पर, मतलब लंबाई पर। जैसे ये तार है, इस तार में विद्युत धारा बह रही है तो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ है ना भाई, इसका कोई ना कोई क्षेत्र बन जाता है कि नहीं बन जाता है? आप जानते हैं विद्युत धारा जहां बहती है उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है उसे मैग्नेटिक क्षेत्र या मैग्नेटिक एरिया कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ कि ना? अब ये भारत में चाहे अमेरिका में हर जगह सेम ही बनेगा कि नहीं? लेकिन जी का मान भारत में अलग है और अमेरिका में अलग है, तो वो वेट पर द्रव्यमान में फर्क डाल देता था, लेकिन ये फर्क नहीं डालेगा, इसलिए इसे अपनाया गया, जिससे कि हर जगह पर द्रव्यमान की परिभाषा जो है वो सेम हो और मान जो आए वो क्या है? बराबर आए।
उसमें कोई फर्क देखने को ना मिले। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? अब हाँ ना बोल दो, क्लियर है कि नहीं? फिर एक तराजू लाए, क्या और नापे इन्हें, नापे के तराजू लाए, कौन सा बताओ? तराजू, तराजू क्या करता है बताओ? तौलता है। ये तो यही परिभाषा खत्म है तुम्हारी, तौल दाओ आने गई। तुल जाओ तो फिर बैठ जाओ, तुल जाओ। लाल संतुलन का काम करता है। काय का काम? भाई तराजू क्या बताता है? संतुलन। हम सब्जी लेने जाएं, तौल के दे देते क्या वो? तुम क्यों, हम तो तौल के ही लाते हो। लाल तौल के दे रहा हो तो वो तो ऐसे भर दे तो ले जा। क्या करते हैं, पैसा देते हैं, वो कहता है 10 रुपया किलो, तो किलो रखता है, इधर सब्जी रखता है। जब संतुलन होता है तभी देता है कि नहीं? हाँ है ना? अब तौलवे की बात होती तो एक आध कुंटल तौल दे कर, तो तुम्हें तौल तो दो मैंने। समझ में आया क्या काम करता है? संतुलन। तो इस ब्रह्मांड को नापने के लिए कोई ना कोई तराजू लाए, संतुलन के लिए, बैलेंसिंग के कारण, तो उसका नाम तीसरे का उपयोग किया गया यहाँ क्या पर? एक संतुलन के लिए क्या? कीवेल संतुलन या बैलेंसिंग। ये क्या? कीवेल संतुलन। ये तीन के आधार पर नई द्रव्यमान की परिभाषा बनी है वर्तमान में। पहला प्लांक नियतांक, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा कीवेल संतुलन। इनके आधार पर काय की परिभाषा बनी है? द्रव्यमान की परिभाषा। तो वर्तमान में पेपर में आएगा क्वेश्चन, नई द्रव्यमान की परिभाषा किस नियतांक पर आधारित है? नियतांक का आएगा, कांस्टेंट का आएगा, तो आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन ऐसे आता है द्रव्यमान की नई परिभाषा किस आधार पर दी गई है, तो प्रति नई चीजें हैं। क्लियर हुआ? पल्ले पड़ा कुछ? हाँ या ना? समझ में आ गया? द्रव्यमान, पुरानी परिभाषा द्रव्यमान की काय के आधार पर थी? गुरुत्वाकर्षण के आधार पर। काय के आधार पर? पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि पुरानी परिभाषा से नई परिभाषा बनाई गई, उसके पीछे का कारण क्या है? तो आप कहेंगे जी के मान में अंतर। काय के मान में अंतर? जी के मान में अंतर है कि नहीं है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी का मान का अंतर समझ में आया? हाँ या ना? आप मुझे बताओ, ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है कि घटता है? कछु कह रहे हैं आप, कछु हो, लेकिन वो जरूर है। बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। अगर तुम ऐसे के ऐसे जिनमें वजन कम है, वे अगर जाते हैं तो उनमें क्या ज्यादा हो जाए? वजन ज्यादा हो जाए, तो नाप भी जाए कहाँ? ध्रुवों की ओर, वहाँ वजन बढ़ के आए वो। और जिनमें भयंकर वजन है, वो वे बताना चाहते हैं कि, और कोई पूछ रहा है कि लाओ बताओ वजन कितना है, तो वे भूमध्य रेखा पर आकर नप जाएं, वहाँ जाके तो उनका जो वेट आएगा वो कम आएगा। जी के मान में कमी। तो जी के मान में ये कमी है, तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान के मान में भी कमी है। काय के मान में कमी है? फर्क पड़ेगा द्रव्यमान में कि नहीं पड़ेगा? भाई द्रव्यमान को 1 kg में बना रहे हो आप, तो उसमें फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये फर्क ना पड़े, इससे तो टेस्टिंग गलत हो जाएंगी कि नहीं? हाँ ना? तो उसके लिए एक नई परिभाषा बनाई जिसपे दुनिया के कहीं भी कोने में जाके कोई फर्क ना पड़े, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, चाहे ध्रुवों की ओर जाए चाहे भूमध्य रेखा, चाहे पृथ्वी के अंदर जाए, कहीं जाए कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए तीन चीजें लाए गए। पहला प्लांक नियतांक, दूसरा और तीसरा भारत में इसे अपनाया कब? मई 2019। क्लियर हुआ? अब थोड़ा बहुत लिख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है? मुझे लगता है लिख लिया होगा आपने। अब मैंने आपको 7 मूल इकाइयां पढ़ा दी थी, तुम्हें याद भी थी उनकी, और मैंने उनके मात्रा भी बता दिए थे आपको। ध्यान होगा इतना तो? यही तो नहीं रहा यार। क्या मैंने 7 मूल इकाइयां पढ़ा दी हैं आपको? लंबाई, द्रव्यमान और समय।
ये 3 तो मूल ही हैं जो व्यवहारिक जीवन में उपयोग ज़्यादा होती हैं। बाकी और भी इकाइयाँ हैं, तो और भी इकाइयाँ इन 7 मूल इकाइयों से ही उत्पत्ति हुई है उनकी। अन्य जो यूनिट है उनका जो उत्पत्ति हुई है या जो बनी है वो काय से बनी है, वो 7 मूल इकाई से बनी है। तो उनके नाम और उनके मात्रक, जैसे बल, बल का मात्रक तुम्हें बताओ, तुमसे पढ़ रहे हैं, हम क्या बताएं। मैं ये कह रहा हूँ ये बल, मैं आपको अन्य मूल इकाइयाँ पढ़ा रहा हूँ, अन्य इकाइयाँ पढ़ा रहा हूँ। अदर लिख लो, हेडिंग डाल देना, अदर यूनिट एंड देयर क्या पकड़ेंगे, डायमेंशन तो नहीं लिखवाएंगे, तुम तो अदर यूनिट ही लिख लो। नेम एंड यूनिट है उनके बस। जैसे पहले नंबर पे पढ़ा हमने बल, अब बल काय में नापते हैं, न्यूटन में। काय में नापते हैं, न्यूटन। भाई सभी ने अलग से पढ़ाएंगे न्यूटन। आत्मा बस आवे वाली है, रास्ता में है। फिर आइंस्टीन की आत्मा आएगी, तुम कछु उत्पत्ति कर दो तुम्हारी आत्मा भी आ जाए, जिसमें सबकी आत्मा को बुलाया जाएगा। फिर आएगा दाब, प्रेशर, बल फोर्स। अब दाब मतलब प्रेशर, दाब। दाब को भी नाप पाएंगे कि नहीं? किस किस को पता है दाब को किसमें नापते हैं? हाथ ऊपर करो। पास्कल में। काय में? पास्कल। ठीक है भैया। पिछली क्लास में एक इकाई पढ़ाई थी आपको, त्वरण, एक्सलेरेशन। कोई बताएगा इसका मात्रा क्या है? त्वरण का मात्रा कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है कि नहीं है? देख लिया। अगला अपन देखेंगे इसमें क्या नाम है उसका, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ओम। काय में? ओम में। एक तो जो अपनी भाषा और अपनी राइटिंग हमारी दिशा से आई है। ओम में नापते हैं। काय में? एक और पूछ रहा है, कार्य या ऊर्जा, वर्क या एनर्जी। वर्क या एनर्जी काय में नापते हैं? जूल। काय में? जूल। एक आता है आवेश, चार्ज। इसे नापते हैं काय में? कूलाम। कूलाम में। पेपर में क्वेश्चन अब इन पे कम आने लगे हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, वो इस तरीके से पूछता है कि ऊर्जा की कितनी इकाइयां होती हैं। क्या? या कितने मात्रक होते हैं, मात्रक पूछेगा। ये तो क्वांटिटी और इनके यूनिट हो गई, ये राशि, जिनके मात्रक। क्यों? हाँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या, ऊर्जा की कितने मात्रक होते हैं? ऊर्जा के कितने मात्रक होते हैं? ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, कितने मात्रक होते हैं? तो ऊर्जा के 4 मात्रक होते हैं। अब सुनना इधर ध्यान से, वो 4 मात्रक तो पूछ लेगा, साथ में उनसे ये पूछता कि इन्हें क्रम से जमाओ। कैसे? तो मैं दोनों ही प्रकार से लिख देता हूं, इसमें आपको 4 मात्रक तो पता चल जाएगा, चारों में क्रम से भी लिखा देता हूं। पहला मात्रक है वो है जूल, सॉरी कैलोरी। कैलोरी।
दूसरे का नाम है जूल। तीसरे का नाम है क्या, जानता है कोई? क्या? टाइम। कल का बताए थे हम पूछा था ना, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, कराए थे ना पिछले में। फिर क्या होता है और जानते हैं? कैलोरी और जूल हो गए, तीसरा जानते हैं? कोई नहीं जाने? हाँ, अर्घ होता है, अर्घ। मैंने सुना है मम्मी चंद्रमा अर्घ दे आओ, भाई एनर्जी दे आओ, मतलब एनर्जी दे जात मम्मी, ले भैया पानी पी ले खाना खा ले। देते हैं कि नहीं दें? अच्छा, सुना है कि नहीं सुना? देते हैं कि नहीं दें? चंद्रमा को अर्घ दे दो, सूर्य को दे दो, और पता नहीं वे तो सभी दे दो। वो पानी दे रही होती, खाना ही दे रही होती है ना, मतलब भाई कम मिल रही होती है एनर्जी। भाई अर्घ चंद्रमा, पानी चढ़ा दो, भोग चढ़ा दो, क्या दे रहे हैं भाई? देते हैं कि नहीं दे? तुम्हें अर्घ नहीं दें लेकिन, क्या तुम्हें अर्घ नहीं देते? उसके पीछे का कारण है। और मम्मी तुम्हें अर्घ देंगी तो देखो कैसे देंगी। अब चंद्रमा अर्घ ऐसे देते ना, पानी ऐसे, खाना देते हैं तो 5 टुकड़ा तोड़ कर डाल देते हैं। तुम जान दो तुम्हें अर्घ दो और टुकड़ा दो, तुम मम्मी से कह, मम्मी तेरे पास नहीं रह रहा हूँ कल से, जा सका होता ही नहीं अर्घ से, तो तुम्हें नाम अर्घ नहीं दे, तुम्हें डायरेक्ट खाना क्या देते हैं? पूरे घर की गोदाम तुम्हें समर्पित, हे देवताओं तुम्हें ऐसे देती हैं, तुम्हें अर्घ दे, तुम भूखे रहोगे। समझाए? वे देवता है, वे समझ जाते हैं, माता का प्रेम ही काफी है। एक दो जगह तो प्रेम से कुछ ना हो, माता पेट चाहिए पहले। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तुम्हें अर्घ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम्हें क्या चाहिए? खाना। क्या चाहिए? खाना। तीसरे का, चौथे का नाम जानो? चौथे का नाम, चौथे का नाम इलेक्ट्रॉन बोल्ट। बोल्ट। देख पाए? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये तो मैंने मात्रा की बता रहे हैं, और पूछ रहे हैं आपसे कि कौन एक किस में मापा जाता है? विद्युत धारा का नाम सुना होगा आपने, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। इसे काय में मापते हैं? एम्पियर। वायु की गति की दिशा? मात्रक नहीं, ऐसे लिख के मैं आपको पूछ रहा हूं। कौन एक किससे मापा जाता है? पहला मैं विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर बताया, लेकिन विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा देखा जाता है? तो विद्युत धारा घर में आती है, आया ना? 1 मीटर लगो रहते, वहां में देखा जाता है कितने, जैसे आपके इधर घर पे जेट लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं? उसमें एक बॉक्स लग रहा होगा, उसमें वोल्टेज आ रहा होगा, बंद है तो 0 पे है, चालू करते हैं तो बढ़ जाता है कांठा। इसे क्या कहते हैं? अमीटर, कैम मिल ला लो, अमीटर और वोल्ट मीटर दो नामों हैं। अमीटर। साहब, साहब कौन बताएगा? साहब,
अरे यार बहुत बुरी हालत है तुम्हारी। इतने तो यार स्वाभाविक है, कितना तो वैसे ही याद रहता है यार। बैरोमीटर से नापा जाता है कि नहीं? कैसे? लिख लो बैरोमीटर। नाम सुना है क्या? बैरोमीटर से मापा जाता है क्या? दाब। दूध का पता होगा? कौन कौन को पता है? हाथ ऊपर करना। दूध, हाथ ऊपर करो। हाँ, लीटर से। ये देवी चला ही कह रहा है कि कितने किलो दूध लेके आ रहे हैं अपने। दूध की शुद्धता का कैसे मापा जाता है? दूध की शुद्धता का पता कैसे लगाया जाता है? या दूध में उपस्थित पानी का पता कैसे लगाया जाता है? नहीं है पता? कुछ होगा हिंदी दूध पूछ रहा है, देख रहा है देखा सर घर रोज आ रहा हूँ, नाप रहा है अपन तो। कैसे नापते हैं कौन बताएगा? हाँ गोलू। लैक्टोमीटर। कैसे? सिक्का हो वो। लैक्टोमीटर। वायु की गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड स्पीड। हाँ, 9th क्लास है, बताओ। अरे तू आप बताएं। एनीमोमीटर। क्या नाम है? मोबाइल में है क्या तुम्हारे में एनीमोमीटर? मोबाइल में आप वेदर रिपोर्ट देखते हैं, उसमें वो विंड की डायरेक्शन भी बताता है। बताता है कि नहीं? देखना ऐसे ध्यान ही से देखो ही नहीं है। हमें वेदर से क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं है। पानी बरसे छाता है, धूप लगी तो पंखा है, ठंड लगी तो स्वेटर है। हमें वेदर से क्या लेने देने है कि नहीं है? तो लिख लो एनीमोमीटर। आर्द्रता। अब मोबाइल में आर्द्रता देखी जाती है क्या? ह्यूमिडिटी देखी जाती है क्या? बताओ पहले हाँ ना। कौन बताएगा? आर्द्रता जानो, फिर कैसे नाप होगी? कौन कौन ने आर्द्रता देखी? अच्छा देखी नहीं है, पता जरूर है कि होता है, देख ना पाए। तुमने देखी आर्द्रता? ओहो, अपन ने देखी हुई। हाँ, दिक्कत जाए हाँ बोलो तो अब यार पूछते हैं कहाँ, ना बोलो तो दिक्कत जाए फिर कहाँ पड़े। हे भूपेंद्र, ना देख पाए? ओहो, हिंडों में कभी नहाया है क्या? चलो यही अच्छा है। हिंडों में नहाते तो हो, बहुत अच्छा। देख रहे हैं शकल। गर्म पानी से नहाया होगा, और एक तो नहा रहे हैं ऊपर ठंडे से और ना जाए, तो गर्म पानी लिया ही होगा,
भाप निकलते गर्म में? पूछ रहे हैं, नहीं झूठी कह रहे हो। तो गर्म पानी जब भाप निकलती है तो भाप में हाथ किया है क्या कभी? तो हाथ गीला सा हो जाता है कि नहीं? लेकिन वो भाप जो थी वो तो हवा में है। आप तो हवा में हाथ करवे गए थे लेकिन हाथ गीला हो गया, है ना? वो गीला जो हो गया वो ये आर्द्रता हवा में। क्या आपको बात समझ में आई? अब आपने आर्द्रता देखी है क्या? हाँ या ना? अब तो सबने देख ली। ना देखी हो तो पानी गर्म अब कर लेना, भाप निकलेगी, ऊपर हाथ करना, जगह बगल में मत करना, नहीं जल जाए, ठीक है ना? ऊपर तो हवा में जो पानी की उपस्थिति हुई वही क्या है? आर्द्रता। समझ में आया कि नहीं? अभी आप जानते हैं कि पानी, अभी तो ये मौसम खराब है लेकिन अभी गर्मी पड़ने के बाद जून में पानी बरसना चालू होता है, उस समय उमस लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उमस, खतरनाक गर्मी कहते हैं कि नहीं? वो हवा में क्या बढ़ जाती है? आर्द्रता बढ़ जाती है, उससे ही पानी बरसता है। आपके मोबाइल में जो वेदर रिपोर्ट आती है उसमें आप देखते हो पानी बरसने वाला है, तो कभी कभी 60%, कभी कभी 90% बता रहा होता है लेकिन पानी नहीं बरसता, और कभी कभी 60% बरस जाता है। तो आप ये कहते हुए तो मौसम बारे खराब हैंगे, भारतीय मौसम विज्ञान खराब हो चुका है। लेकिन आप साथ में एक चीज देखना भूल जाते हैं, उस समय आर्द्रता कितनी आ रही है। अगर 60% बता रहा है लेकिन आर्द्रता 80% पे जा रही है तो 100% पानी बरसेगा, और 90% अगर संभावना बता लेकिन आर्द्रता 60 से नीचे जा रही है, पानी नहीं बरसेगा। समझ में आए ना? तो पानी बरसने के लिए दो चीजों का देखना जरूरी होता है, परसेंट कहाँ बता रहा है और आर्द्रता कहाँ जा रही है। खैर वो आर्द्रता के आधार पर बताते हैं लेकिन आर्द्रता बढ़ घट जाती है। समझ में आए? देखें अभी उमस पड़ेगी और आप जानते भयंकर गर्मी कहते हैं उसे हम, है ना? तो हम काय का इंतजार करते हैं? कूलर चलाते हैं तो उमस छोड़ता है, तो हम पानी बंद कर देते हैं कि नहीं कर देते? फिर थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब हवा चलने पे आर्द्रता खत्म हो जाती है, हवा चलने पे आर्द्रता खत्म हो जाती है। समझ में आया? तो पानी बरसने की संभावना तो बता रहा था 90%, आर्द्रता भी थी, लेकिन अचानक से अब बरसा ही नहीं पानी, इसका मतलब हवा चल गई, आर्द्रता खत्म हो गई। समझ में आया? अब जाए नापत काय में है, जाओ और बता दो। हाँ, हाइड्रो नहीं कहेंगे, ड्रा ना आएगा, ग्रो आएगा, ग्रो, हाइग्रोमीटर काय में नापते हैं? लिख लो, हाइग्रोमीटर। ये बताना है आपको। इन दोनों की काय के हैं ये, टैक्सोमीटर और लक्समीटर। हाँ तो कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे हैं? टैक्सोमीटर और एक लक्समीटर, कौन बताएगा? हाँ, हाँ नीचे, हवा, 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 लक्समीटर से हवा। आओ, ये बता तो दे वायु की गति की दिशा, जैसे हवाई कहते हैं। एक और दो होते हैं। हाँ, और कोई ना पता? क्यों सही यार, नहीं है पता, है नहीं है, नहीं हम बता देते तो। तार देखिए, तार, लाइट के तार, हम कोई तार देखो है? तार देखा है, धागा देखा है, अरे बाल जी तो देखा ही हैंगे कि नहीं है? इन्हें ऐसे पकड़ के दो ही सिरा खींचे, खींचेंगे तो खींचने के कारण इनमें क्या उत्पन्न होता है?
तनाव। क्या होगा? और ज्यादा तनाव उत्पन्न होता है तो बीच में से टूट जाता है, यही होता है कि नहीं? तो तनाव को मापा जाता है काय में? टैक्सोमीटर में। टेंशन, तनाव। जी तुम्हारा तनाव नहीं लिख रहा है सर, हमारा तनाव टैक्सोमीटर में नाप दी तो ये तुम्हारा तनाव नहीं है कि तुम में कितनी टेंशन उत्पन्न हो गई, आओ नाप दे ना। अगला है लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता। क्या नापा जाता है इसमें? लिख लो। लिख लिया क्या? एक और बताओ। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। प्रकाश की तीव्रता तो लिख लिया आपने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लक्स मीटर। और नाम पता है आपको और काय में नापते हैं प्रकाश की तीव्रता को? हाँ, फोटोमीटर। हाँ ये बताओ तुम तो। ध्वनि की तीव्रता, किसको पता है? हाँ, और कोई? हाँ, डेसीमीटर, डेसिबल। देख रहे भैया, डेसिबल कह रहा है। ऑडियोमीटर, देख पाए? एक होता है ऑडियोमीटर, एक होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से क्या नापा जाता है? पढ़े हैं तुमने? नहीं? कौन बताएगा? ओ प्रदीप। हाँ, हाँ बताए। स्पीड। और कहाँ से नापते हैं स्पीड को? क्या कह रहा है? गाड़ी से। कौन की, तेरी गाड़ी से या मेरी गाड़ी से? देख रहा है, होते हैं आंसर। कोई बात बस है तो बस कह दो। स्पीड को काय में नापते हैं? गाड़ी को नाप भी होगा। अच्छा तो जब बताइए तो सुनिए तो देखिए, तो कौन ने बताओ तुझे ऑडियोमीटर है काय की काय होती है, काय किसे नापते हैं? पड़ोसी ने, मोबाइल। तो पता है तो मुझे गाड़ी का ध्यान आओ। और बताएंगे आप कोई? आपकी बाइक है उसमें स्पीड बताई जाती है कि नहीं? उसमें क्या लगा रहता है? स्पीडोमीटर लगा रहता है कि नहीं? तो ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर से दो ही एक ही चीज का पता चलता है, वो क्या होती है? चाल। चाल और दूरी लिख सकते हैं आप। चाल भी लिख सकते हैं, दूरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो पेपर में आप जानते हैं, इनमें से जरूर क्वेश्चन बन जाता है। हाँ या ना? एक चीज और पूछ रहे हैं आपसे, वो बताएं। तीन चीजें और देखिए।
पार्सेक होता है कि पार्सल होता है, बता। कौन जानता है इन तीनों के बारे में? इनाम है भाई। पहली है खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं, खगोलीय मात्रक कह सकते हैं, या दूरी कह सकते हैं, जो भी कहना है। दूसरी है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तीसरा पार्सेक, का नाम पार्सेक ही है। जैसे खगोलीय इकाई बोलते हैं, दूरी हटा दो, इकाई लिख दो। ए यू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा है लाइट ईयर। तीसरा है पार्सेक। अब कौन कौन बताएगा वो बताएं। पता है? देखो एक चीज समझाएं। ये है सूर्य और पृथ्वी, ठीक है ना। आप जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मूर्खों। हाँ। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कौन कौन का चक्कर लगाता है? देख रहा हूं मुझे, बुरे बता रहे हैं, गलत कह रही। सही तो कह रहे हैं, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। मैं कहूँ तुम्हें फोटो खींच के बताएंगे कौन हमें कैसे देखता है। तुम देखना अपने आप कहो सर जो तुम दुश्मन बैठे हुए। ऐसे दिख रहा था मुझे, समझ रहे हैं हम तो गई। कौन कौन का चक्कर लगा रहा है? सूर्य चक्कर लगाता है क्या? कोई का तो लगाता होगा। किसका? सूर्य किसका चक्कर लगा? हाथ ऊपर करियो। किस किस को पता है? आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। किसका? समझ में आया? हाँ या ना, जिसे हम सौर वर्ष कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? समझ में आया? आकाश गंगा कौन का चक्कर लगाती है? ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो सर हम तो स्थिर हैं, देखो बैठे हैं। तुम बताओ स्थिर हो या नहीं? पूछ रहे हैं तुमसे हम। ऐसे करते जाओ का मतलब है इतनी जोर से करते लाइए गिर जाए। हाँ, कौन? हाँ, आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन इस तरीके से बढ़ रहा है कि वो आकाश गंगा का भी चक्कर लगाते हुए। ये आकाश गंगा है ना, उसमें घूम रहा है, और कहाँ की ओर जा रहा है वो? क्योंकि वो ऐसे नहीं जा रहा है, वो घूमते हुए जा रहा है। तो वो क्या की ओर जा रहा है? ब्लैक होल की ओर जाता जा रहा है। तो अभी तो युवा है, कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाएगा और सूर्य मर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे गोल चक्कर लगा रहा है। मिल्की वे का आकार सर्पिलाकार है ना? हाँ कहना, हाँ या ना?
सर्पिलाकार है, ठीक है ना, जैसे तुम्हारे रजिस्टर होते हैं ना उसमें, जैसे ये रखा है, साइकिल होता है कि नहीं होता, इस तरीके से है, और घूम रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है बेचारा, और अभी युवा है हमारा सूर्य, ठीक है ना, और कुछ समय बाद ब्लैक होल में चला जाएगा और मर जाएगा सूर्य। इस ब्रह्मांड का बताते हैं कि फिर अंत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का अंत नहीं होगा, ब्रह्मांड का अंत नहीं होगा, सूर्य का अंत और सूर्य के सौरमंडल का अंत हो जाएगा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सूर्य मर जाएगा तो ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, ब्रह्मांड का अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, इसी मिल्की वे में कम से कम 1 अरब सूर्य हैं। कितने? और हर एक सूर्य का अपना खुद का सौरमंडल, सोलर सिस्टम है। जैसे हमारे सूर्य की पृथ्वी है, ऐसे अरबों सूर्य की भी पृथ्वी है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अरबों सूर्य हैं हमारी अकेली आकाशगंगा में, तो उनके सौरमंडल है अपने आप में। ये बात अलग है कि हम पहुंच नहीं पाए उन पर। समझ में आया कि नहीं आया? आना बोल दो अब। और ऐसी आकाशगंगा अरबों है ब्रह्मांड में, उन ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं के अरबों ही सूर्य हैं और अरबों ही पृथ्वियां हैं, जिनका भी कोई गिनती नहीं की गई है। बस अनुमान लगाया गया अरबों खरबों क्या है आकाशगंगा है, उनमें अरबों खरबों सूर्य हैं, उनमें अरबों खरबों उनकी पृथ्वियां हैं। हर एक पृथ्वी पे जीवन चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये है कंडीशन। अभी हम किसी भी ऐसे आकाशगंगा के, ऐसे किसी अन्य सौरमंडल के बारे में अभी पता नहीं कर पाए हैं। तो हम ही बहुत छोटे हैं अभी, ब्रह्मांड की अपेक्षा एक तिनके से भी छोटे हैं अभी हम पता करने के मामले में, लेकिन दावा करते हैं ब्रह्मांड का पता करने का। ऐसी सोच है हमारी, अलग ही प्रकार के मानव हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया? हम जिन्हें एलियन कहते हैं, हो सकता है कि उनका सूर्य अलग हो, उनकी पृथ्वी अलग हो, वहाँ के रहने वाले हो, वहाँ का विज्ञान अलग हो, वो हमसे ज़्यादा विकसित हो। कहीं ऐसा भी हो कि वो हमसे कम विकसित हो, तभी तो कहते हैं एलियन आ गए। तो भी कहीं तो रहते होंगे कि नहीं? हाँ या ना? हम कैसे पता करेंगे? अभी हाल समझाएंगे। देखिए, पहले का पूछा हमने भी, आकाशगंगा काय का चक्कर। देखो, पहले तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या, कि ये कह रहा हूं कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु क्या है, स्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी आप तो स्थिर हो। आप अब हाँ ना कह चुके हो क्या नहीं हो? अगर हाँ हो तो कोई दिक्कत नहीं, और ना किए तो फिर बताओ कैसे। एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं। क्या आप स्टेशन पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर? कहो हाँ। एक सुपरफास्ट ट्रेन आई जो आपकी स्टेशन पर रुकती नहीं है, उस ट्रेन में यात्री बैठे हैं, हाँ या ना? तो मुझे बताओ, बे यात्री आपके सामने से गुजर गए कि नहीं? ट्रेन आई और ऐसे निकल के चली गई, तो वे यात्री भी निकल गए कि नहीं? लेकिन उसमें बैठे हुए यात्री एक दूसरे बगल वाले यात्री से क्या कह रहे, तू वहां बैठ जा, कि जी कह रहा हो तू वहां चलो जा। कहीं वो ये कह रहा होगा क्या कि तू चल रहा है? वो तो यही कह रहा है ना, तू मेरे बगल में बैठा है, तू वहां बैठ जा। लेकिन तुम्हारे लिए वो कैसे दिखे? जाते हुए। कैसे दिखे? जाते हुए दिखेंगे कि नहीं? लेकिन एक दूसरे के लिए भी कैसे दिख रहे हैं? जाते हुए दिख रहे हैं क्या? एक दूसरे के लिए तो बैठे हुए दिखेंगे कि नहीं? भाई तुम मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहे 2 जने, तो तुम दोनों के लिए तुम दोनों बैठे ही हो के नहीं? एक अन्य के लिए कहा बे गए 2 ही, जो कब होगा बे गए, ठीक है कि नहीं? हाँ ना? लेकिन वे एक दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं, हम तो बैठे भाई जा रहे थे, तो 2 एक दूसरे के लिए कैसे स्थिर है कि नहीं? तो हम जब ये कह रहे हैं नहीं सर ये गति नहीं कर रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है वो तुम्हारे सापेक्ष बराबर स्पीड से चल रहा है। जैसा तुम एक काम करना, मोटरसाइकिल चलाओ और दोनों की स्पीड बराबर कर लो, ठीक है ना? और तुम्हें रोड ना दिखे, कुछ ना दिखे, सब तरीके से चीज़ें हटा दी जाए। तो जैसे बस में बैठे हो आप, ठीक है ना, खिड़की बंद है और बिल्कुल बीच में बैठे हो आप, और बस चल रही है, तो आपस में बैठे हुए तो यही कहेंगे ना अपन बढ़िया स्थिर बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं अपन। तो अन्य के लिए कैसा लग रहा होगा? जाते हुए, हाँ क्या ना? बस यही हमारे साथ हो रहा है। हम एक दूसरे के सापेक्ष बराबर स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को कैसे मानते हैं? स्थिर मानते हैं। कोई चंद्रमा पे बैठा हुआ व्यक्ति हमें जब देख रहा होगा तो ये कह रहे कैसे भग रहे हैं, क्योंकि हम कौन सी बस पे समान है? पृथ्वी की बस पे, पृथ्वी नाम की बस है, आप बैठे हैं, पृथ्वी गोल घूम रही है, तो हम सब चल रहे हैं कि नहीं? पर एक दूसरे के सापेक्ष कैसे हैं? स्थिर है।
बात समझ में आई? हाँ कि ना? तो ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। समझ में आया कि नहीं? सब चल रहे हैं। सूर्य भी चल रहा है, काय की चक्कर लगा रहा है आकाशगंगा, आकाशगंगा ब्रह्मांड में घूम रही है। और ये भी अभी तक कोई दावा नहीं किया गया कि ये ब्रह्मांड एक है कि अनेक है। हम जिस ब्रह्मांड में है क्या अकेला वही ब्रह्मांड है कि और भी ब्रह्मांड है? और भी बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड एक है। बात समझ में आई? क्यों हम इतने अभी बड़े हुए नहीं हैं और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हुई नहीं है कि जो इस ब्रह्मांड के परे जा सके, आखिरी छोर तक ब्रह्मांड के जा सके। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ, केवल और अवधारणा लगाते रहते हैं हम। हमारी हाइपोथेसिस चलती रहती है कि ब्रह्मांड एक है, वहाँ में आकाशगंगा बहुत है, हम उसमें से एक हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है क्या? मिल्की वे। उसमें हमारा सूर्य है, उस सूर्य की एक पृथ्वी है जिसपे हम हैं। बस इतना सौ परिभाषा बना बनू के ज्योग्राफी खत्म कर लेते हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया? अन्ना बोल दो अब। तो अब देखो, ये सूर्य है और हम इसका चक्कर लगा रहे हैं, ये पृथ्वी है। अब आप देख रहे होंगे पृथ्वी जो चक्कर लगाती वो ऐसे तो लगाती नहीं है, सूर्य का बिल्कुल गोल गोल लगाती है क्या? अंडाकार शेप में लगाती है कि नहीं? दीर्घवृत्ताकार होता है कि नहीं? तो इस दीर्घवृत्ताकार में कभी तो पृथ्वी दूर होगी तो कभी पास में होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं दूरी ज्यादा है कि कम है? यहाँ दूरी ज्यादा है और यहाँ कम है। इन दोनों के बीच यहाँ दूरी कैसी है? औसत, एवरेज डिस्टेंस है यहाँ पर। हाँ या ना? किस किस के बीच का? किस किस के बीच का? पृथ्वी और इस ज्यादा दूरी जो है तो कितनी ज्यादा है? ये है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? किस किस के बीच की? सूर्य और पृथ्वी के बीच। क्या आपको समझ में आया? कितनी? 15.21 करोड़। फिर सबसे कम दूरी फिर कितनी होगी? 14.70 करोड़ किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ये सबसे कम दूरी है किस किस के बीच की? तो पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा लेती है, हाँ या ना? तो ये दोनों दूरियां कवर करती होगी, एक बार दूर होती होगी और एक बार पास में होती होगी, हाँ या ना? तो इन्हें घटनाओं के नाम को ही दिए जाते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी ज्यादा दूरी पर होती है इस घटना को क्या कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती तो इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए इस घटना को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं उपसौर। आप इसको इससे ध्यान रख देखो, सौर तो दोनों में आ रहा है। उप अप मतलब बड़ा होता है और उप मतलब छोटा होता है। उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री तो छोटा ही होता है कि नहीं? इससे देख लो। दूसरा इंग्लिश में नाम होता है इनका एपीहिलियन। और इधर होता है पेरिहिलियन। इंग्लिश का नाम भी आप ऐसे ध्यान रखें, जो बड़ा है वो पहले आएगा तो ए पहले आती है, पी बाद में आती है ना? बोल दो कम से कम, हाँ या ना? बड़ा है तो उसमें नंबर भी बड़ा मिलेगा कि छोटा मिलेगा? पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ 4 नंबर दे दो जाए, जो छोटो है तो जाए 3 नंबर दे दो। समझ में आ रहा है? 4 नंबर का मतलब है कि 4 अक्षर और 3 नंबर का मतलब है 3 अक्षर। 4 अक्षर काय में आएंगे? जुलाई में। तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। इस घटना को हम कहते हैं क्या? अपसौर या एपीहिलियन। क्लियर है? सूर्य और पृथ्वी की सबसे कम दूरी जो होती है वो होती है 3 जनवरी को। कब होती है? इसको पेरिहिलियन कहते हैं, उपसौर कहते हैं। बात समझ में आ पाई कि नहीं? अब इन दोनों की औसत दूरी, जैसे हमने मान लिया है कि सूर्य और पृथ्वी की इतनी दूरी है, क्योंकि ना तो ये कह सकते ना ये कह सकते हैं। अगर ये कहोगे तो दूसरे जो कहे सर मैं तो इतनी मानेंगे, एक को जा तो दूसरे के मैं जा माने। तो हमने क्या मान लिया? एक एवरेज डिस्टेंस किस किस के बीच का? तो यह 14.96 करोड़ किलोमीटर। कोई 95 लिखता है, कोई 96 लिखता है, कोई 94 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये है डिस्टेंस किस किस के बीच का? सूर्य और पृथ्वी। पढ़ना डार हो जाए अगर इच्छा हो रही हो तो।
अब देखो इधर, ये है क्या, क्या है ये, औसत दूरी है। क्या है ये, औसत दूरी है। किस किस के बीच की, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूसरी दूरी है। इसी को कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी। क्या कहते हैं इसे, एक खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या डिस्टेंस कहते हैं इसे। तो परिभाषा क्या बन गई, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। समझ में आया ना, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। परिभाषा लिखनी मानी थी। विवेकानंद जी बन जा तो नेक में भैंस है, बोर्ड पे हाथ चलाता ही है, पहले ही लिख दी होगी। पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ऐसी परिभाषा बना डाल रहा हूं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय दूरी कहलाती है। लिख डाल रहा हूं। इसलिए इसका मान भी ऐसे करके लिख देते हैं। एक तो मैंने वो बता ही दिया आपको, तो कहीं कहीं आपको ऐसे ही मिलेगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिख सकते हैं। अब कहीं 1.4 भी लिखा रहता, मैं अभी बता देता हूं आपको, कहीं 1.14.70 लिखा था हमने, समझ में आया? तो वह 15 भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, इसलिए 1.5 भी लिखा रहता है, 1.4 लिखा मिल जाएगा आपको। और अधिकतर ये मीटर में आपको 1.5 मिलेगा, किलोमीटर में 14.96 मिल जाएगा आपको। साल पढ़ा होगा आपने ऐसा कुछ कि अगर पॉइंट के बाद 5 से ऊपर होता है तो इसे हम 15 ही मान लेते हैं कि नहीं, इसलिए यहां 1.5 लिख दो जाए। क्लियर है? अब आप बताओ इसका उपयोग क्या होता होगा। क्या होगा वो ये, भाई साहब बड़ा ही नहीं लगता। एक चीज और तुम्हें अचरज बताते हैं, सूर्य निकलता नहीं है तो पहले दिखने लगता है, और डूब जाता है के बाद भी दिखता ही रहता है। जब भी घटना ही है। और सुबह और शाम को सूर्य बहुत बड़ा दिखता है दिन की अपेक्षा। ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया होगा आपको, जिनने मुझसे फिजिक्स पढ़ी होगी। समझ में आए ना? चैप्टर पढ़ेंगे लाइट, हम कौन सा, लाइट, उसमें बताएंगे इन चीज़ों को, अपवर्तनांक और ये पूरा का पूरा बताएंगे, परावर्तन अपवर्तनांक, रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ेंगे ना, वहाँ पर आएंगे पूरा का पूरा। सारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इनके पीछे कारण है। ठीक है ना? ये सब लाइट में जाके पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए धैर्य रखो। जा भी एक अचरज है, चमत्कार है, जो लोग आगे इसी की सोच को मानते हैं। देखो चमत्कार, देखो एक नया, जब हम सूर्य से दूर होंगे तो ठंड लगेगी कि गर्मी, ठंड लगेगी कि नहीं? लेकिन जुलाई में तो गर्मी लगता है, तो गलत लिख दे। हाँ यार अब बताओ, घटना तो घटित हो चुकी, तो क्या वैज्ञानिक कौन सी गलती हो गई? तो तुमसे हो गई। मैं ये पूछ रहा हूं, जब सूर्य से दूर होंगे तो सूर्य से दूर हो गए तो प्रकाश तो देर से पहुंचेगा कि नहीं? उसकी जो तपन है वो तो देर से आएगी कि नहीं?
कम आएगी कि नहीं? तो ठंड लगनी चाहिए, जहां तो मरे जाएंगे। वर्तमान में स्थिति, अभी तो मौसम खराब है, नहीं तो इस समय भयंकर गर्मी पड़ती है कि नहीं? इसका मतलब है कि हम सूर्य के नजदीक हैं। क्यों वहां पहले? हाँ। तो आप जाओ, जब 3 जनवरी है कि सूर्य के पास है तो जहाँ ठंड पड़ रही है, जहाँ 4 जुलाई लिख रहे हैं दूर हैं तो जहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसी उल्टी प्रकार की घटना हो रही है। बताओ लाल, ऐसा चमत्कार ऐसा हो रहा है, वो सुने ध्यान से। तुम्हारा सोचो और किसी के बारे में सोचोगे तो पागल हो जाओगे। खुद से मतलब रखो। तो देखो, तुम जहां बैठे हो और यहां पर तुम जहां बैठे हो, अब मुझे बताओ कहां गर्मी और कहां ठंड लगेगी? कहां गर्मी और कहां ठंड लगेगी? समझ में आ गया? यहां तुम दिन की समय पीछे बैठे हो तो ठंड ही लगेगी, और यहां, समझ में आया कि नहीं आया? ये घटना है यहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ थे, यहाँ थे। अब इसका उपयोग सुनिए, एक खगोलीय दूरी का उपयोग क्या करते हैं? जब हम इस दूरी का उपयोग कहाँ करते हैं वो देखिए। कोई नए ग्रह की खोज होती है तो उससे सूर्य की दूरी नापी जाती है। कैसे? सूर्य से दूरी नापी जाती है। कैसे? तो अगर सूर्य से उसकी दूरी 1 AU आ जाए तो माना जाता है कि वो पृथ्वी जैसा ही ग्रह होगा, उसमें पानी की उपस्थिति होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वो 1 AU से ज्यादा जा रहा है तो मान लेते हैं कि पानी मिलना असंभव हो रहा है, वो हमारा जैसा ग्रह नहीं है, ये नए ग्रह की खोज हो गई। समझ में आया कि नहीं? जीवन की संभावना की तलाश इसी के आधार पर लगाई जाती है भाई साहब। क्योंकि हम जितनी दूरी पर बैठे हैं सूर्य से, तब अब हमें पास क्या है? पानी है। क्या है हमारे पास? पानी। इससे ज्यादा दूरी पर बर्फ ही बर्फ, ठंडे ही ठंडे। इससे कम दूरी पर गर्म ही गर्म है। शुक्र वगैरह देख रहे हैं आप? हाँ ना बोल दो। अब हम जो है वहां ऑक्सीजन भी है और पानी भी है, तो ये कोई दूरी के कारण हो रहा होगा। भाई सूरज के पास जाते जाओ तो सफरो पानी उड़ जाएगा कि नहीं, और दूर जाते जाओ तो सफरो पानी जम जाएगा। मतलब हम सही दूरी पे हैं। इसका मतलब कोई अन्य ग्रह जो इसी दूरी पर होगा, वहां पे पानी होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी? ये पता लगाया जाता है एक खगोलीय दूरी से। इसका उपयोग यहाँ किया जाता है। जब कोई नए ग्रह की खोज होती है तो सूर्य से दूरी का पता कर लेते हैं। अगर वो दूरी इसके बराबर आती है तो मान लेते हैं कि वो पृथ्वी जैसा ही होगा। बड़ा छोटा की बात अलग है, पानी की उपस्थिति बता रहे हैं हम। नहीं तो उनके सब पृथ्वी जैसे होगा, पृथ्वी जैसे बड़ो होगा, नहीं, पानी बता रहे हैं, पानी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? आओ अब अगला देखते हैं, प्रकाश वर्ष। ये समझ में आ गया? लिख डाला। अब प्रकाश वर्ष देखो, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। कही ऐसा मत क्यों कि मैं बोर हो जाऊं, अच्छा क्यों था ना। केवल बॉयज बोलेंगे। तुम्हें यार उनकी कसम है, तुम पूरे ना बोलो। बोलो। जो कैसे बोल गए सबरे सबरे। क्या कही? ये आधे जो पीछे जो बड़े आदमी बैठे हैं ना, तना बोल लियो करे, तुम मत बोलियो रे, आगे के पीछे बोलियो सबरे। बहुत बढ़िया। क्या आपको याद हो गई? का बहुत बढ़िया, लिख डालो। डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर। देख पाए? अब देखो थोड़ा ध्यान से, 1 सेकंड हुआ
1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? तो 3 × 10⁸ मीटर। यानी ये बात समझ में ना आ पा रही हो कि सर गणना समझ में नहीं आई कि देख चले गए हम, तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, देखो और करके। तीन लाख किलोमीटर। लाइट 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चली जाती है? 3 लाख किलोमीटर। ऐसी स्पीड सुरजीत तुम में लगा दी जाए तो सोचो क्या होगा। अगर ये स्पीड पे तुम्हें बैठा दिया जाए तो बताओ क्या होगा। पूरी पृथ्वी को चक्कर नाराज जी गाई दे क्या जाओ करोगे? नाराज जी तुरंत चले जाते ना, धरती से आकाश में स्वर्ग में चले जाते कि नहीं? उनके पास यही स्पीड है थी। कौन सी स्पीड है थी? 3 लाख किलोमीटर। अच्छा एक चीज और बताओ, पेड़ पौधे देखे होंगे आपने, तुम खुद ही तो कम मानते हो, खुद ही तुम पता नहीं कम मानते हो, तुम छोड़ो, तुम नहीं, पेड़ पौधे देखो, सूर्य डूबता है सो जाते हैं। अबे तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, सूर्य डूबे हुए तुम और ज्यादा उठ जाते हो, तुम्हारा नाम नहीं ले रहे। जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है ना तो वो और बैठकर सोतो, फिर 4 बज रहा है, हाँ बजा आ रहा है, अरे साहब कितने 1 बजे कोचिंग की टाइम करते मार दाई कचू तो 9 बजे मर रहे हैं। सर कितने बुला ली तो 9 बजे, उतने बुलाऊ करे 11 बजे। तो अपन इसलिए मैं तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं लिया, लेकिन पेड़ पौधे समझदार इंसान, सूर्य डूबता है तो सो जाते हैं कि नहीं? और जैसी पहली किरण आती है उग जाते हैं कि नहीं? मतलब नींद खुल जाती है उनकी। ओ हाँ, पूछ रहे हैं तुमसे, मतलब क्या हुआ इसका? सूर्य डूबा तो मरे और सूर्य निकला तो निकले। क्यों कचू हाँ कहना? हमारे जहाँ एक व्यक्ति थे नहीं है अभी, ये क्या कर रहे हैं कहेंगे हैं, ठीक है ना? तो अब वो क्या कपिल कहो मान तैयारी कर ली पूरी दोनों, अब हम चले, अब हमें दूसरे लोक में जाना है क्योंकि जी मुनि है, कपिल मुनि। लाल समझ तो ले, अपने यहाँ पे एक व्यक्ति थे, थोड़ी सी उनकी भाषा भी अलग थी क्योंकि वो अलग जगह के थे। अब क्या है कि वो खेती मिट्टी का काम देखते हैं वो पूरा पूरा। तो अब रात हुई तो क्या कहते थे, अपन क्या कहते हैं रात हुई तो सो जाओ, ये कहते हैं ना, एक भी क्या कहें रात हुई मर जाओ, मतलब बैठे हैं सब। तो अब उम्र जानता है उनकी, तो अब उम्र दराज है तो अब भाषा वही उस समय की उनकी जैसी है। अब सो रहे हैं तो भी सबसे क्या करें, मर जाओ रे सबरे। पेड़ पौधे तो मरे जैसे ही जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ या ना? और सुबह की पहली किरण जब आती है सूर्य की तो उठ जाते हैं कि नहीं उठ जाते हैं? पत्ती को देखा होगा आपने, फूलों को देखा होगा, फूल खिले रहते हैं एकदम बंद हो जाते हैं, यही चलता है कि नहीं? हमारी हम इसलिए नहीं कह रहे कि तुम अलग ही हो, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ सूर्य की किरण क्या कर रही है? जगा रही है और उठाए अलार्म गाड़ी है, क्या काम कर रही है? तू अच्छा कहते एक बार और कहिए, एक बार और बोलिए। उड़ जाती है इतने भयंकर भयंकर कितने भयंकर बोल रहा है, उड़ जाती है। तो ऊर्जा ही देती है। अब जो ऊर्जा दे आ रही है तो देख रहे हैं ये ऊर्जा कहां से आ रही है? सूर्य से आ रही ना, काय के साथ आ रही? किरणों के साथ में आ रही ना। इसी को हमने लाइट कह दिया, इसी को हमने ऊर्जा कह दी, इसी को लाइट कह दी और इसी को ऊर्जा कह दी, है या ना? तो लाइट को अगर एल से लिखेंगे तो एनर्जी को ई से लिखेंगे, और आइंस्टीन एक नियम बना गए mc², ई बराबर mc² होता है कि नहीं? या m तुम्हारा द्रव्यमान है,
हाँ या ना? अगर मैं तुम्हारे द्रव्यमान तुम में भरा हुआ है, इसे एनर्जी में चेंज कर दूं, मतलब लाइट में चेंज कर दिया, और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, तो तुम कहाँ स्पीड से जाने लगोगे? ये स्पीड तुम में अपने आप आ जाएगी। स्पीड तो तुम में अभी भी है, जे देखो तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे, या स्पीड है कि नहीं है, लेकिन तुम नाराज जी कहीं होगा ये कि अपने आप को तुम काय में चेंज कर पाए, लाइट में, तो तुम्हारी स्पीड अपने आप जी हो जाएगी। नारद जी के पास ये फॉर्मूला है। अगर आपको लगता नहीं है ये है, तो मैं आपको एक इसका उदाहरण बता रहा हूं, ये हनुमान चालीसा में दिया है, सबने पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा किस किसने पढ़ा है? वहां लिख रहा है क्या ऐसा चेंज करने का तरीका? वहां लोग ये कहते हैं कि वहां पे ये दिया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दी है हनुमान चालीसा में। ये तो हाल है तुम्हारे, मैं कह रहा हूं ना, तुम अगरबत्ती लगाए वाले ही हो गए अकेले। देखो उसमें लिख रहा है हनुमान जी के लिए, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। लिख रहा है कि नहीं? यहां राम रसायन, थोड़ा सुनिए, रसायन मतलब केमिस्ट्री। रसायन शब्द क्या है? रासायनिक, मतलब केमिस्ट्री। किस नाम की केमिस्ट्री? राम नाम की केमिस्ट्री है वो, हाँ है ना? मतलब ये ऐसा केमिकल फॉर्मूला है राम नाम का। हनुमान जी से वहां ये कहा गया है कि तुम्हारे पास क्या है? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका ये मतलब कि अगर ये केमिकल किसी के पास होगा, वो हमेशा प्रभु के, राम जो है उनका दास बना रहेगा, वो उनसे दूर नहीं जाएगा। ऐसी शक्ति है इस रसायन में। कोई ऐसी शक्ति, मतलब कोई दूध पी लिया हमने तो उसमें शक्ति होती है, तो हम हमेशा एनर्जीवान होते हैं कि नहीं होते? तो हनुमान जी के पास राम नाम की एक केमिस्ट्री, मतलब राम, केमिस्ट्री का नाम दे दिया राम। हमारे पास केमिस्ट्री अलग प्रकार की है कि नहीं है? आपने 10th में केमिस्ट्री पढ़ी, कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ी या कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ी? उनने पढ़ी राम केमिस्ट्री। उस समय क्या नाम था केमिस्ट्री का? क्या? अब राम को हटा दो, रसायन न जाओ, राम रसायन तुमरे पास, रसायन तुमरे पास, ऐसा रासायनिक तत्व है तुम्हारे पास कि जो तुमने लिया है, जिसके कारण भगवान राम तुमसे दूर नहीं जा सकते और तुम उनसे दूर नहीं जा सकते। और इसी के कारण उन्हें अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहते हैं। जिसके पास ये रसायन आ जाता है ना, उस पे इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता है। और जिसके पास ये रसायन आ जाता है ना, वो अपनी कद को बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, उम्र का फर्क नहीं पड़ सकता है, समय को कंट्रोल कर सकता है। और हनुमान जी ऐसे सारे काम कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम केवल काय का था? रसायन का काम था। काय का? और एक नारद जी के पास, एक परशुराम जी के पास और एक हनुमान जी के पास, इनके पास ऐसा रसायन था जो अपने बॉडी को लाइट में चेंज कर लेते थे। इसी हनुमान जी भी आपने देखा, लंका गए, सूर्य को लेने गए, हिमालय लेने गए, तो स्पीड तो होगी। पूछ रहे हैं भाई, रात भर में हिमालय लेकर लौटना था लंका में। अब लंका और हिमालय तुम देख रहे छोर हो गए दो, वहां से लौट के आने आती कि नहीं आती? तो स्पीड चाहिए कि नहीं? परशुराम, आपने देखा होगा जब शिव धनुष तोड़ा गया था, तो उन्होंने क्या कहा था भगवान राम से कि मेरे सारे पुण्य खत्म कर दो, लेकिन मेरी गति को खत्म मत करो, क्योंकि मुझे श्राप है कि मैं पृथ्वी पर कहीं नहीं रुक सकता, केवल महेंद्रगिरी पर्वत जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, यहीं पे रुक सकता हूं मैं। कहा था कि नहीं कहा था? क्योंकि उन्हें स्पीड चाहिए, क्योंकि कहीं भी हो दुनिया के कोने में उन्हें वहीं पहुंचना होता था। तो स्पीड चाहिए कि नहीं? और एक नारद जी को आपने देखा हो, नारायण नारायण और पता नहीं कहां तो कोई चीज तो होगी कि नहीं? कोई फॉर्मूला होगा, ऐसा फॉर्मूला कहीं हमें मिल जाए और बाको नाम ले, हम सीधे चेंज होंगे काय में? एनर्जी में। और एनर्जी की स्पीड तुम समझ रहे हो? अगर मैं अमेरिका लिख रहा हूं ना, तो ये नहीं लिख पाऊंगा, तो पहले अमेरिका में बैठ जाऊं, हाँ है ना? और दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा तो प्रकट हो जाऊंगा एम के रूप में, मतलब ब्रह्मांड आ गए, स्वयं पैदा हो गए भाई। यही नारद जी के साथ होता था, हाँ या ना? ये आइंस्टीन ने खोज करी, ये तुम्हारे गीता में दिया है। पहले पढ़ा कुछ कि नहीं पढ़ा? हाँ कि ना? तो आप इसके बारे में और जान लेते हैं। तो समझ में आओ तुम्हें? ऐसा कुछ तुम कर लो तो तुम्हें नाम नोबेल पुरस्कार हो जाए। तुम अपने शरीर को एनर्जी में चेंज कर दो, ला लो, तुम्हें नोबेल पुरस्कार दे दें हम, सबसे शक्तिशाली इंसान हो जाओ। देखो इधर ध्यान से, एक वर्ष, कितने वर्ष?
1 वर्ष बराबर देखें अब आप 3 इंटू 10⁻1 सेकेंड में ये वहां 24 घंटे में कितनी होगी, तो 24 का मल्टीप्लाई 1 घंटे में कितनी होगी 60 और 1 मिनट सेकंड में कितनी होगी, तो ये मिनट घंटे चेंज कर लिया कि नहीं। हाँ, और 1 साल में कितनी होगी, तो 365 का इंटू। ओ हाँ, समझ में आया ना, घंटे को मिनट में, मिनट को सेकंड में, और इन सबको दिनों में, वर्ष में इंटू कर दिया 3 इंटू 10⁸ में, जो सेकंड के बराबर है। तो आपको पता चल जाएगा 1 वर्ष में प्रकाश की चाल कितनी है। लिख डालो जा फॉर्मूला है। लिख पाए, जे है काय की 1 वर्ष में प्रकाश की चाल, 1 वर्ष में प्रकाश की चाल इतने किलोमीटर, किलोमीटर में बदलना है 9.45 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 15 की जगह 12 हो जाएगा। ये लिखा है 3 इंटू 10⁵, और ये लिखा है 3 इंटू 10⁸। ये मीटर में 3 जीरो बढ़ जाती है कि नहीं, या 3 जीरो घट जाती है, या 3 जीरो घटा के लिख दो तो किलोमीटर में आ जाएगा। इतने किलोमीटर चला जाता है 1 साल में प्रकाश। सोचकर थोड़ा कल्पना करो जब दूरी कितनी हो गई। जाए हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते, जाए काय में नापने पड़ी हमें लाइट में, काय में लाइट में नापी है ना। लाइट 1 साल में कितने किलोमीटर चली जाए देख कर देखिए आप, 9.45 इंटू 10⁻15, मतलब जीरो लगा के देखो गिनती में ना पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं है, हाँ या ना। आप जानते हैं पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हाँ या ना। और वो पृथ्वी से 4.24 किलोमीटर पर है, लाइट ईयर, इतनी दूरी पर है। इसे कहने में कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कहने में कितना अच्छा लगता है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद कौन सा, कौन सा। आप सोचो 1 लाइट ईयर बराबर है काय के 9.45 इंटू 10⁻15। जब मल्टीप्लाई करेंगे 4.24 का, तो आप कल्पना कर लो कितनी दूर है, पहुंचना संभव नहीं हो पाया इस पर। बात समझ में आई, तो दूरी देखिए आपने कितनी बड़ी हो गई है। ओ हाँ, ये 1 साल में प्रकाश की चाल आ गई। अगर मैं इसे 2.25 साल में लूं तो कितने साल में, ये 1 साल, फिर 1 साल और फिर आधे साल और, तो 2.25 साल हो जाएगी कि नहीं, पूछ रहे हैं तुम्हें। 2.25 साल, समझ में आया ना, 1 साल, 1 साल और 3 महीना और 2.25 साल हो जाएगी ना। अगर मैं इसे 2.25 साल में चेंज कर दूं तो ये पारसेक बन जाता है। क्या बन जाता है,